हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जल संसाधन। आइए देखते हैं इसके बारे में। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। जल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ये जान लें, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सभी जीवधारियों के लिए क्या है, एक और आधारभूत आवश्यकता भी है। मतलब जितने भी जीवधारी हैं इस पृथ्वी पे, इस प्लानेट पे, सबके लिए क्या है, ये बेसिक नीड है। ठीक है। मनुष्य के लिए जल के बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए जल के बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें घरेलू आवश्यकता है और किसानों के लिए जल की आवश्यकता। ये सब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस प्लानेट के लोगों के लिए, किसानों के लिए, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जल की है। ठीक है, और मनुष्य के घरेलू उपयोगों के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कह रहा है कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग, लगभग 75% हिस्सा किससे घिरा हुआ है, जल से। ठीक है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। कह रहा है कि जो फ्रेश वाटर है पृथ्वी पे, यहाँ पे पानी की अधिकता तो है, 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे लगभग बहुत ही कम मात्रा में जल जो है वह फ्रेश हैं, मतलब कि अलवणीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। कह रहा है कि जो अलवणीय जल है वो हमें सतही अपवाह, मतलब कि जो सतह है, ठीक है, वहाँ से, और भौम जल मतलब कि भूमि के नीचे से वह प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। कह रहा है कि विश्व में जल के कुल आयतन का, मतलब कि विश्व में जितना भी जल है, ठीक है, उसका कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और केवल 2.5% अलवणीय जल है, मतलब कि 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और केवल 2.5, मतलब 2.5% ही फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिम नदों के रूप में पाया जाता है। कह रहा है कि विश्व में जो अलवणीय जल है, मतलब कि जो फ्रेश वाटर है, उसका लगभग 70% हिस्सा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2025 में 2025 में 20 करोड़ लोग जल की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। कह रहा है कि भारत जो है, भारत देश, विश्व में जो वर्षा होती है, ठीक है, उसका केवल 4%, 4% ही जल प्राप्त करता है, वर्षा का जल। और प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। मतलब कि प्रति वर्ष जितना जल उसको उपलब्ध होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व में इसका 133वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, जल दुर्लभता के कारण। अब देखिए, जल तो बहुत सारे मात्रा में पाया गया है, 75% लगभग पृथ्वी पे जल पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल तो है लेकिन उसकी कमी भी हो रही है। ठीक है, मतलब कि जल है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं क्या वजह है जल दुर्लभता के कारण। पहला पॉइंट है, बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसका असमान वितरण। कह रहा है कि जल तो है, यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जल भी है, जल संसाधन भी है, फिर भी वहाँ पे जल की क्या है, दुर्लभता है। तो ये क्यों है, वजह क्या है? यहाँ पे लिखा है, पहला, बढ़ती जनसंख्या। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन अधिक होगी तो जल की मांग भी अधिक होगी, उसका यूज भी अधिक होगा। अब इसका बढ़ती जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या है कि उसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कि जल की मांग बढ़ रही है। और इसका असमान वितरण भी यह एक परिणाम हो सकता है जल दुर्लभता का। असमान वितरण, कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, कहीं पे जल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है।
ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भौम जल स्तर बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है, मतलब ऊंचा है, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भौम जल स्तर क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से असमान वितरण होने की वजह से भी जल की दुर्लभता होती है। नेक्स्ट है जल का अति शोषण व अत्यधिक प्रयोग। अब कह रहा है कि जल है जहाँ पे जल की अधिकता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसका अति शोषण किया जा रहा है। अति शोषण मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उससे अधिक उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उससे अधिक उसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी जल की दुर्लभता हो जा रही है, जल की कमी हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए निजी कुएं और नलकूप होने के कारण। अब सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए फैसिलिटी यहाँ से मिल जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जैसा भी बताया गया कि आवश्यकता से अधिक, ठीक है, तो हर जगह निजी कुएं, नलकूप, ये सब चीज़ लगा देना बहुत ही कम डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, सही है, वो भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि भौम जल स्तर जो है इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, गिर रहा है, जिसकी वजह से जल की दुर्लभता हो रही है, जल की कमी हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों, मतलब कि हमें जल को सुरक्षित क्यों रखना चाहिए, बचा करके क्यों रखना चाहिए, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है भौम जल स्तर के नीचे जाने की वजह से। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि भौम जल स्तर मतलब कि भूमि में जल का स्तर जो है वह बहुत ही नीचे जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जल को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है नदियों के प्रदूषित होने के कारण। अब देखिए नदियाँ तो हैं भाई, नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है, ठीक है, तो हिमालय की गोद से निकल करके आती हैं सारी नदियाँ जो है अगर दूषित हो जाएंगी, ठीक है, प्रदूषित हो जाएंगी, तो क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भौम जल स्तर मतलब कि भूमि से जल को, जैसे अभी बताया गया कि नलकूप और कुएं की मदद से खेतों में किसान सिंचाई करते थे, अगर नदियाँ दूषित हो जाएंगी तो सिंचाई करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो नदियों का जल स्तर जो है मतलब नदियों का जल जो है वह क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, इसकी वजह से भी हमें जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि होने से जल की बढ़ती मांग। जैसा कि अभी बताया गया कि जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो उसकी डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अब घर ही में देख लीजिए, अगर 4 लोग हैं, ठीक है, अगर 10 लीटर पानी में काम चल जा रहा है एक दिन में, अगर वहीं पे 4 की जगह 40 हो जाते हैं या 20 हो जाते हैं, तो 10 लीटर में नहीं बल्कि 20 लीटर 30 लीटर की डिमांड वहाँ पे पानी की तुरंत बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जनसंख्या में वृद्धि जैसे ही होती है, ठीक है, वैसे वैसे जल की डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सूखाग्रस्त इलाकों में वृद्धि। अब अभी बताया गया कि जल का असमान वितरण मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे भौम जल स्तर बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भौम जल स्तर मतलब उसका लेवल कम है, ठीक है, और जिसकी वजह से वह क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आ जाता है, ठीक है। तब धीरे धीरे ऐसे करके कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जल की भारी मात्रा में कमी हो रही है, ठीक है। तो ये तो था जल के बारे में। अब यहाँ पे जल को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई हैं, ठीक है, कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे उसका प्रबंधन करें, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था, सिंचाई के लिए पत्थरों मलबों से बांध, जलाशय, झीलें, तटबंध, नहरें, ये सभी कृतियाँ बनाते थे, ठीक है, ताकि जल को संग्रहित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट्स है इसमें देखते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, ठीक है, किसे कहते हैं। ऐसी परियोजना जिसे एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जा सकें, वह क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय परियोजना। अब सोच रहे होंगे कि एक साथ कई उद्देश्य, यहाँ पे तो जल संग्रहित करने की केवल बात की जा रही है, ठीक है, कि जल को कैसे बचा के रखा जाए। तो आज देख लेते हैं एग्जाम्पल ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसी परियोजना जिसे एक साथ कई उद्देश्य पूरे किए जा सकें वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंचाई हो गया, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत आदि। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत इत्यादि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऐसे उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, आइए धीरे धीरे हम इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम पे आती है। अब जो सतलुज ब्यास बेसिन है वहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। ठीक है, जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन इन दोनों के लिए बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लासेस विल बी अवेलेबल सून। थैंक यू सो मच।